शेयर मार्केट में तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट क्या आप बिना जानकारी के गलत शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि कई बार हम गलत रिकमेंडेशन पे शेयर खरीद लेते हैं और हमें उन शेयर्स पर प्रॉफिट की जगह भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे शेयर सिलेक्ट करना चाहते हो जो आपको अच्छे रिटर्न भी दे और जो आपके लिए सेफ भी रहे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा IQ की ज़रूरत नहीं है, बस सही डिसीजन और अपने इमोशनल डिसिप्लिन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेडर्स अकेडमी। इस टॉपिक को हम 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे शेयर की लिस्ट दूंगी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आगे जाके भी ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। पहला पॉइंट है कंपनी का बिजनेस। जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो आप कोई लॉटरी का टिकट नहीं लेते, बल्कि किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं। अब अगर बिजनेस चला तो आपका पैसा भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बट अगर नहीं चला तो आपका पैसा उसी तेज़ी से नीचे आ जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है, मार्केट में और कौन कौन सी कंपनी है जो सेम बिजनेस में है। कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका वाज टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली 99% लोगों के दिमाग में फेविक्विक का ही नाम आएगा और शायद फेविक्विक जैसी किसी और प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि किसी और कंपनी का प्रोडक्ट इसके सामने टिकता ही नहीं है। ये प्रोडक्ट पिडीलाइट बनाती है। इसके साथ फेविकोल, एम-सील, फेविस्टिक जैसे शानदार प्रोडक्ट्स भी इसी कंपनी के हैं। तो क्या अब आप पिडीलाइट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? और क्या आपको पता है अगर आप 2008 में 1 लाख रुपीज़ पिडीलाइट में इन्वेस्ट करते तो उसकी कीमत आज 30 लाख रुपीज़ तक होती, साथ में डिविडेंड के जरिए जो रिटर्न आता वो अलग। ऐसी और भी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना भी पसंद करते हो, जैसे नेस्ले जो कि मैगी बनाती है। अब सवाल ये आता है कि मैगी का कंपटीशन क्या है। सोचिए। बहुत सोचने के बाद भी जब मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने गूगल की मदद ली, तो मुझे इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल से पता चला कि नूडल का 70% मार्केट मैगी के पास में है। साथ में कोई दूसरा ब्रांड ऐसा नहीं है जो मैगी को उसकी जगह से हिला भी पाए। और इसमें निसान का रेमन, GSK नूडल्स, सनफीस्ट यिप्पी, चिंग्स नूडल्स, बट ये सारे प्रोडक्ट मैगी के लिए कोई थ्रेट नहीं है। इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि नूडल्स की डिमांड पर ईयर 20% से ज़्यादा की स्पीड से बढ़ रही है, यानी आगे भी मैगी की डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। तो नेस्ले और पिडीलाइट में एक बात कॉमन है, वो ये है कि इनकी क्वालिटी और इनका मार्केट पे डोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि इनके बिजनेस को इनके कॉम्पिटिटर से कोई खतरा नहीं है। अब अगर कॉम्पिटिटर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली इन कंपनीज़ की मार्केट पोजीशन अच्छी रहेगी और ये कंपनी तेज़ी से अपनी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाएंगी। इन सारी चीज़ों से पिडीलाइट और नेस्ले के बारे में हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जैसे अब हमें पता है कंपनी करती क्या है, मार्केट में कौन सी कंपनी इन कंपनी की कंपटीशन है, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और क्या कस्टमर इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। साथ में क्या ये कंपनी आगे भी अपना बिजनेस ऐसे ही परफॉर्म कर पाएगी। अब तक आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि पहला पॉइंट किसी भी सस्टेनेबल बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है। इसी तरह पेज इंडस्ट्री, जुबिलेंट फूड, वरुण बेवरेजेस का एनालिसिस भी आप लोग करिए और पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या इन कंपनीज के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि ये आगे भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। दूसरा पॉइंट है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी के टॉप लेवल के लोगों की हिस्ट्री किसी भी फ्रॉड से जुड़ी तो नहीं है, कहीं कंपनी के अंदर कुछ हेराफेरी तो नहीं चल रही। इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं वक्रांगी, DHFL एंड येस बैंक, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, बट कंपनी पब्लिक से कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन छिपा रही थी, जिसके कारण इनके शेयर 90% तक गिर गए। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप शेयर खरीदने से पहले कंपनी की हिस्ट्री गूगल कर लें और ये देखते रहें कहीं कंपनी को कोई नोटिस जारी तो नहीं हुआ है या किसी मिसमैनेजमेंट के कारण इनको फाइन, सेबी या NSE ने तो नहीं लगाया है। इवन ये आपको शेयर खरीदने के बाद भी टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए। अगर किसी कंपनी को ऐसा कोई नोटिस जारी होता है तो मतलब आगे भी हो सकता है। साथ में हो सकता है कि ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जो कंपनी पब्लिक से हाइड कर रही हो।
और अगर ऐसा कुछ भी आपको मिलता है तो प्लीज़ उन कंपनीज में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। तीसरा पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड है। फंडामेंटल एनालिसिस को ऐसे समझिए कि हर कंपनी का एक ही काम होता है, अपने प्रोडक्ट बेचना और प्रॉफिट कमाना। अब कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेगी उतनी ज़्यादा उसकी सेल्स होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि नुकसान उठा के तो कोई भी सेल बढ़ा सकता है। अच्छी कंपनी सेल्स भी बढ़ाती है और प्रॉफिट भी कमाती है। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि कंपनी पे लोन भी कम हो, क्योंकि ज़्यादा लोन यानी ज़्यादा इंटरेस्ट, और ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कम प्रॉफिट। इसे आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी 50 करोड़ कमाती है और 25 करोड़ इंटरेस्ट कॉस्ट में पे करती है, बट वहीं दूसरी कंपनी 25 करोड़ कमाती है और 5 करोड़ इंटरेस्ट पे करती है। मतलब पहली कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 - 25 मीन्स 25 करोड़ है और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 25 - 5 मीन्स 20 करोड़ है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंपनी बेहतर रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्रॉफिट के आधार पे हम पहली कंपनी का नाम ही लेंगे। अब कल के लिए अगर दोनों कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है और दोनों कंपनी सिर्फ 10 करोड़ कमा पाती है, तो इस केस में पहली कंपनी को 15 करोड़ का लॉस होगा, क्योंकि उसे किसी भी केस में लोन लिए गए पैसों पे ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा, जो कि 25 करोड़ है, और दूसरी कंपनी को 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मतलब रिसेशन के टाइम में दूसरी कंपनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी, मतलब कम कर्जा कम रिस्क। इस तरह से सेकंड कंपनी कम प्रॉफिट कमाने के बावजूद हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अब मैं आपको इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। TCS। अगर आप इस कंपनी का ईयरली सेल्स एंड प्रॉफिट देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, और इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि 2019 में 170 करोड़ थी, इसी ड्यूरेशन का प्रॉफिट 30,065 करोड़ रुपीज़ था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी पे कितना कम लोन है। साथ में हम जाने नेगेशन को देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट तो बढ़ रहा है पर इंटरेस्ट ऑन लोन भी बढ़ रहा है। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। मतलब जाने नेगेशन आपके लिए रिस्की कंपनी हो सकती है। और अगर आप इस कंपनी का ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि जैन 2018 में ये कंपनी 141 रुपीज़ की थी, जो आज से 5 रुपीज़ की है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसके सेल्स, नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंस कॉस्ट को ज़रूर देखें। ये जानकारी आपको मनी कंट्रोल ऐप में मिल सकती है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। फोर्थ इज टेक्निकल एनालिसिस। अब सपोज हमें कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जो सभी पॉइंट्स पे खरी उतरती है, तो भी हमें उसे राइट अवे नहीं खरीदना है। वी हैव टू लुक फॉर ट्रेंड्स। जैसे करंट सिचुएशन देखें तो कोविड-19 के कारण पूरा मार्केट गिरा हुआ है और आगे कब तक गिरेगा कुछ नहीं पता। तो ऐसे में बड़ी कंपनीज के शेयर्स भी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, और ऐसे में बाइंग देम इज नॉट अ गुड बेट। तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी ट्रेंड रिवर्स होने का वेट करना है। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा और सभी बिजनेस नॉर्मली चलने लगेंगे, तो वही सही समय होगा इन्वेस्ट करने का। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम समय समय पर ट्रेंड एनालिसिस की रिपोर्ट पोस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ आपको टेक्निकल एनालिसिस जानने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 प्रिंसिपल याद रखिए। पहला, कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल। मतलब आपकी सोच कॉमन सेंस से मैच होनी चाहिए। जैसे आप ही देखिए, कोविड-19 के कारण बहुत सारे बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा, तो अच्छा होगा आप इन बिजनेस करने वाली कंपनी में थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करें। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे भी होंगे जो कोरोना सिचुएशन में पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे, बट निराशा के इस माहौल में लोग इन शेयर्स को भी बेच देते हैं, और यही आता है दूसरा प्रिंसिपल। बाइंग इन बैड टाइम्स एंड सेलिंग इन गुड टाइम्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वैल्यू। मतलब निराशा के समय में लोग कंपनी के शेयर बिना सोचे समझे बेचने लग जाते हैं, जिससे शेयर की वैल्यू बहुत तेजी से नीचे आती है, और यही सही समय रहता है अच्छी कंपनी का शेयर खरीदने का। जैसे कोरोना के केसेस जब बढ़ने लगे तो मार्केट तेजी से नीचे आने लगा। इस कंडीशन में मेडिसिन बनाने वाली एक कंपनी सिप्ला का शेयर 4 मार्च को 445 पे ट्रेड हो रहा था। अब कंपनी को देखें तो ये दवाई बनाती है। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते भी हैं तो इस कंपनी की सेल बढ़ेगी, जिससे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और शेयर का प्राइस बढ़ेगा। बट इस निराशा के माहौल में मार्केट ने इस लॉजिक को इग्नोर कर दिया और ये शेयर का प्राइस गिर कर 375 हो गया। बट जब लोगों को ये बात समझ आई तो उन्होंने वापस से शेयर को खरीदना चालू कर दिया और सिर्फ 1 महीने में
₹675 से बढ़कर ₹610 पे आकर पहुंच गया। तो देखा आपने कैसे ये शेयर कुछ टाइम के लिए सेल पे था, जहां ये आपको इसकी असल कीमत से कम में मिल रहा था। बात है तो सिर्फ सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की, और आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए हमेशा इन दोनों प्रिंसिपल को याद रखें। इसके अलावा अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो आप इंडसइंड बैंक और अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट प्लस ट्रेडिंग प्लस बैंक अकाउंट खोल सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अपस्टॉक्स से आप बिना किसी चार्ज के लंबे समय के लिए शेयर खरीद सकते हैं। 5th इज मनी मैनेजमेंट। कभी भी किसी एक शेयर में अपना सारा पैसा ना लगाएं, बल्कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे FMCG सेक्टर, जो बिस्किट्स, नूडल्स, ऑयल और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बनाती है। ऑटो सेक्टर, जिसमें कार, बाइक, बसेस बनाने वाली कंपनी आती है। IT सेक्टर, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आती है। बैंक सेक्टर, जिसमें HDFC, एक्सिस, SBI जैसे बैंक आते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें ब्रिज, डैम, रोड बनाने वाली कंपनी आती है। ऐसे और भी कई सेक्टर हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी इन्वेस्ट करें, एक सेक्टर की एटलीस्ट 1 से 2 कंपनी चूज करें और एटलीस्ट 5 से 10 सेक्टर में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि ये आपकी रिस्क को लिमिटेड करेगा और आपको बड़े नुकसान से हमेशा बचाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2009 से पहले सत्यम कंप्यूटर देश की 4th लार्जेस्ट कंपनी थी, जो काफी लंबे समय से अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी और इसका शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रहा था। बट ये कंपनी एक फ्रॉड थी, जो अपने ऑडिटर्स की मदद से हिसाब में हेरा फेरी करके अपना प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखा रही थी। बट जब ये फ्रॉड सामने आया तो पता लगा कि ये कंपनी सालों से इन्वेस्टर को धोखा दे रही है, और सेबी के मुताबिक इस कंपनी ने 6 करोड़ इन्वेस्टर का करीबन 3800 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। अब ऐसे में बेचारा इन्वेस्टर क्या कर सकता है? वो इस तरह के फ्रॉड को पहले से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए शेयर मार्केट में ये रिस्क हमेशा बना रहता है। इसलिए किसी एक शेयर या किसी एक इंडस्ट्री में सारा पैसा ना लगाएं। एंड फाइनली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी आप मार्केट में न्यू हैं, इसलिए हम आपको कुछ शेयर बताएंगे जिससे आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो और जिनकी ग्रोथ फ्यूचर में काफ़ी अच्छी रहेगी। जैसे कि रिलायंस क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर के रूप में काम करती है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। साथ में फेसबुक से भी इनकी बिजनेस डील चल रही है। IOC, ये कंपनी क्रूड रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। TCS, इंफोसिस, ये कंपनी सॉफ्टवेयर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और लगातार ग्रो कर रही है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर बैंक की सबसे बड़ी कंपनी है और 18% कंपाउंड इंटरेस्ट सालों से इन्वेस्टर को दे रही है। ब्रिटानिया, नेस्ले, FMCG सेक्टर में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। पिडिलाइट, जुबिलेंट फूड, इस कंपनी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो छोटे अमाउंट से लगातार इन्वेस्ट करते रहें ताकि लंबे टाइम में आपके पास काफ़ी बड़ा पैसा बन जाए।